हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे वेरिएशनल प्रिंसिपल, और वो भी हम पूरा डेरिवेशन के साथ देखेंगे। वेरिएशनल प्रिंसिपल। ठीक। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल में ना हम मतलब कि क्यों यूज़ होता है, इसका क्या यूज़ है, और बर्नौली ने कौन सी प्रॉब्लम दी थी जिसके बाद मतलब कि ऑयलर को वेरिएशनल प्रिंसिपल का यूज़ करना पड़ा उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और उस प्रॉब्लम को हम ना ये ब्राचिस्टोक्रोन बोलते हैं, ब्राचिस्टोक्रोन प्रॉब्लम। तो ये हम प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वेरिएशन प्रिंसिपल का ना बेसिकली यूज़ ही हमने ये करा है कि ब्राचिस्टोक्रोन प्रॉब्लम को यूज़ करने के लिए। ठीक है ना। तो इसमें ना सबसे पहले हम देखो, इसमें ना एक चीज़ मैं बता देता हूँ। जो ये वेरिएशनल प्रिंसिपल है, तो ये एक तरह से जो पार्ट है फंक्शनल एनालिसिस का। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। और ये जो फंक्शनल एनालिसिस पार्ट है ना, ये पार्ट है मैथमेटिक्स का। तो कुल मिला के बात ये है कि जो वेरिएशनल प्रिंसिपल है ना, ये जो पार्ट है ना, ये पूरा मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये फिज़िक्स का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हम फिज़िक्स में, अब आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स में जब फिज़िकल मीनिंग इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो वो फिज़िक्स बन जाती है। तो यही सीन है कि अब इस मैथमेटिक्स के पार्ट को हम फिज़िक्स में यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें कुछ डेफिनेशंस पहले देख लेते हैं, इस तक मतलब कि पहुँचने से पहले पहले। तो पहला है फंक्शनल। हम सबसे पहले देखेंगे फंक्शनल क्या होता है, क्योंकि इसमें ये टर्म्स ना बार बार यूज़ होती रहेंगी। तो फंक्शनल देखो, जो आपका फंक्शनल की मतलब कि मैं दो डेफिनेशन देना चाहता हूँ। पहली डेफिनेशन कि अगर मैं इसे शॉर्ट में बोलूँ तो ये इट इज़ अ इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है। पहली डेफिनेशन थी, मैं अभी पूरा बताऊंगा क्या क्या है, पहली डेफिनेशन लिख रहा हूँ। और दूसरी कि जो फंक्शनल है ना, इट मैप्स अ फंक्शन टू अ नंबर। ठीक है। ये दो डेफिनेशन है, मैंने शॉर्ट में बताई है कि एक तो ये आपका फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है, और दूसरा कि ये फंक्शन को ना मैप करता है नंबर, मतलब फंक्शन को जब हम सोल्व करते हैं तो उससे एक नंबर मिलता है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं कि वो फंक्शनल है इस फंक्शन का। ठीक है ना। मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ, एक सेकंड। जैसे आपका, मैं यहाँ पर अगर बोलूँ कि एक सेकंड, हाँ, देखो जो आपने वो पढ़ा है ना कि जो लिक्विड ड्रॉप होती है, लिक्विड जो ड्रॉप होती है, वो लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप में रहती है ना। वो स्फेरिकल शेप में रहती है। मैं एक बार थोड़ा फिजिकल मीनिंग को मतलब कि आपको थोड़ा मतलब हिंट देना चाहता हूँ। वेरिएशनल प्रिंसिपल मतलब बेसिकली यूज़ क्या होता है ना। जो लिक्विड ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल शेप में होती है। तो स्फेरिकल शेप में क्यों होती है? सरफेस टेंशन की वजह से, है ना। सरफेस टेंशन की वजह से यूज़ होती है। और सरफेस टेंशन मतलब क्या करता है? सरफेस टेंशन मतलब करता है कि वो लिक्विड को ना वो ऐसी मतलब टेंडेंसी में कर देता है कि जिससे कि वो मिनिमाइज कर दे अपना एरिया, है ना। बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन मैं लिख देता हूँ, लिक्विड हैज़ ऑलवेज टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट्स एरिया, टू minimize its area for a given volume। तो मतलब कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम।
एरिया ऑफ स्फेयर इज मिनिमम, है ना। जो आपका जो स्फेरिकल शेल होता है ना, वो सॉरी स्फेरिकल शेल बोल रहा हूँ मैं, कि जो आपका लिक्विड ड्रॉप होती है वो मतलब कि स्फेरिकल शेप में होता है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो वो जो स्फेरिकल शेप में होता है तो वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, और सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। लेकिन जो ये स्टेटमेंट जो प्रूव की गई है ना, ये जो प्रूव करी है ये वेरिएशनल प्रिंसिपल के थ्रू प्रूव हुई है। वेरिएशनल प्रिंसिपल ये प्रूव किया है ना, तो ये वेरिएशनल प्रिंसिपल को यूज़ करके किया है, ठीक है। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल का ऐसे ऐसे यूज़ होता है। तो अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन और इट मैप्स अ फंक्शन टू अ नंबर। एक सेकंड में एक बार रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ चल रहा है, हाँ ओके ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं ना एक बार एग्जांपल देता हूँ आपको थोड़ा क्लियर होगा। देखो, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये x dx और ये 1 से 2, अगर मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, दो तरह के इंटीग्रेशन होता है, एक इंडेफिनेट और एक डेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें लिमिट पता होती है और इंडेफिनेट में लिमिट पता नहीं होती है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी हम सोल्व करते हैं ना, तो हमें एक नंबर मिलता है ना, क्योंकि उसमें लिमिट पता है। लिमिट पता है तो ऑब्वियसली एक नंबर मिलेगा। तो अगर देखो इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर जो ये x है ये क्या है, फंक्शन है, ठीक। और ये जो 3/2 है ये है फंक्शनल, इसको बोलते हैं फंक्शनल, या फिर इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। ये फंक्शनल 3/2 में फंक्शनल, या फिर इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। देखो मैं अभी समझाता हूँ। देखो 3/2 को हम देखो हम इस पूरी क्वांटिटी को देखो कैसे लिख सकते हैं। देखो इसे लिख सकते हैं 3/2 इज अ फंक्शनल, एक सेकेंड, फंक्शनल ऑफ अ फंक्शन x, ठीक है। 3/2 फंक्शनल है ऑफ अ फंक्शन x। देखो जो हमने दूसरी डेफिनेशन लिखी है ना, इट मैप्स अ फंक्शन टू अ नंबर, इट मैप्स अ फंक्शन टू अ नंबर, ठीक है। जो ये नंबर है ये हमारा फंक्शनल है इस फंक्शन का। थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा, मतलब कि थोड़ा लग रहा है कि क्या चल रहा है, पर एक दो एग्जांपल कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये 3/2 इज़ अ फंक्शन ऑफ फंक्शन x। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी हम 2-3 एग्जांपल लेंगे इसमें। अगर मैं एक और डेफिनेट इंटीग्रेशन लेता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही नंबर में हमेशा देता है, इंडेफिनेट नहीं देता है, ठीक है ना। तो ये 7/3 आ गया, ऑब्वियसली 7/3 आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये 7/3 है ना, इज अ फंक्शनल ऑफ अ फंक्शन एक्स, वो एक्स स्क्वायर है ना, ऑफ अ फंक्शन एक्स स्क्वायर। तो हम इससे एक नोट की तरह अगर हम लिख दें कि जो क्वांटिटीज़, चलो मैं लिख देता हूँ नोट में, अगर मैं लिख दूँ क्वांटिटीज़ डिफाइंड बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन आर फंक्शनल, ठीक है ना। जो क्वांटिटीज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफाइंड हो रही है, जो क्वांटिटीज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें डिफाइंड हो रही है, तो वो फंक्शनल होता है, ठीक है। या फिर हम कहते हैं इट मैप्स अ फंक्शन, ये जो फंक्शन है टू अ नंबर, ये 7/3 नंबर है, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, मतलब कि ये मैं आपको ना थोड़ा आगे बताऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा है। ये भी इसकी डेफिनेशन है। और ये ना वेरिएशन प्रिंसिपल, ये एक मैथमेटिक्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, पर ये देखो मैं एक बार पूरी कोशिश करूँगा कि जितना मैं समझाऊँ मैं समझा पाऊँ, ठीक। अब देखो हम और एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ से आपको पता चल गया। अब
और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल लिखूं कि जो टाइम है, टाइम क्या है? टाइम एक नंबर ही तो होता है ना? 2 घंटे, 3 घंटे, 3 मिनट, 4 मिनट, 3 सेकंड, तो टाइम एक नंबर ही तो है। तो अगर हम टाइम को लिखें, मानो इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम, तो इंटीग्रेशन में ये टाइम किसका फंक्शन होगा? टाइम किसका फंक्शन होगा? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम कितना होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर अगर हम एक स्मॉल पाथ ले लेते हैं, ds चेंज करते हैं, और सॉरी यहाँ पर हम एक सेकेंड, यहाँ पे हम वेलोसिटी ले लेते हैं। अगर हम ये क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, मानो देखो, मानो जैसे जैसे ये इनिशियल पाथ है, ठीक, और ये हमारा फाइनल पाथ है, ठीक है। तो पाथ तो कई तरीके हो सकते हैं इनिशियल से फाइनल में। एक हो गया पाथ ये, ठीक है, एक हो गया पाथ ये, और एक हो गया पाथ ये, है ना, इनिशियल से फाइनल जाने में। या फिर पाथ हो गया हमारा ये। तो ट्रैवल बाय डिफरेंट पाथ, जो भी डिफरेंट डिफरेंट पाथ है हमारे ये, तो ट्रैवल बाय डिफरेंट पाथ, ये डिफरेंट पाथ टू टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, है ना, इनिशियल फ्रॉम फाइनल, जैसे ये हो गया। तो ईच पाथ की जो इक्वेशन होती है ना, मतलब कि मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे हम डिफरेंट पाथ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो जो टाइम लगेगा ना वो डिफरेंट लगेगा, समझे ना? जो ये टाइम लगेगा वो डिफरेंट लगेगा, ऑब्वियसली डिफरेंट लगेगा। ये पाथ ज़्यादा है तो इसमें डिफरेंट टाइम लगेगा, इसमें डिफरेंट, इसमें शायद मिनिमम टाइम लगे, है ना, और इसमें कुछ और टाइम लगे। तो अ, तो इसका मतलब ये इनिशियल से फाइनल जाने में ये एक तरह से मतलब कि कह सकते हैं कि पाथ है, ये पाथ है, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा मैं मतलब कि समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं एक सेकंड में दोबारा ट्राई करता हूँ। देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिखेंगे, ये एक नंबर है ना, जैसे ऊपर है, ऊपर भी तो ये क्या है, ये 7/3 क्या है, ये नंबर है। तो ये फंक्शनल किसका फंक्शन, फंक्शनल है किसका, और फंक्शन x²। तो ऐसे ही क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो टाइम है, जो कि एक नंबर है, इज़ अ फंक्शनल ऑफ पाथ फंक्शन। जो ये पाथ है ना, ये पाथ है, देखो इंटीग्रेशन में इनिशियल टू फाइनल, ये क्या बता रहा है, इनिशियल से फाइनल एक पाथ, पाथ ही तो बताता है ना ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में। इनिशियल टू फाइनल पता है तो ये पाथ ही तो बता रहा है। ये क्या है, ये पाथ, पाथ ही तो है हमेशा। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, ये जो इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं x² dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या पाथ ही तो बता रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि टाइम इज अ फंक्शनल ऑफ पाथ फंक्शन, है ना, टाइम इज पाथ फंक्शन, ठीक है। अब जैसे तो अभी क्लियर नहीं हुआ ना, चलो मैं और एक दो एग्जांपल और देता हूँ। देखो देखो जो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, थोड़ा मैं क्वांटम में जाता हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है, देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है हमें पता है, जैसे ये साई साई स्टार, और जो कि एक्स का फंक्शन है साई एक्स, तो ये हमारा देता है साई एक्स मॉडुलस स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक नंबर ही तो है, प्रोबेबिलिटी एक नंबर ही तो है। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ए टू बी हमने पाथ पाथ डिफाइंड कर दिया है। तो हम यहाँ पे साई मॉडुलस स्क्वायर और डी एक्स, हम ऐसा करते हैं जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एक नंबर है। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी is a functional ऑफ, किसका फंक्शनल है, वेव फंक्शन। ये क्या है, ये वेव फंक्शन था, इज अ फंक्शनल ऑफ वेव फंक्शन। कर सकते हैं ना ऐसा, है ना, मतलब ये तो हम करते आ रहे हैं नंबर को, इट मैप्स अ फंक्शन टू अ नंबर, ठीक है ना, इट मैप्स अ फंक्शन टू अ नंबर। तो ये होता है फंक्शनल की कुछ मतलब की प्रॉपर्टी, है ना। तो चलो एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ और क्लियर हो जाए, है ना, मतलब कि एक बार जब करा ही रहे हैं तो एक बार इसे और ज़्यादा मतलब कि क्लियर कर सकते हैं। जैसे हाँ, हमने एक्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो एक्शन क्या था, एक्शन जिसे हम एस से डिनोट कर देते हैं, एक्शन क्या था, इसमें भी तो हमने पार्ट डिफाइंड करा था
इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम। तो ये तो एक पाथ ही है ना, मतलब हमने एक बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एक पाथ ही तो हो गया ना। तो यहाँ पे लैग्रेंजियन और डी टी, तो ये था। तो क्या हम देखो इसमें जो एक्शन है डेफिनेट इंटीग्रेशन है, क्योंकि लिमिट दे दी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो एक्शन क्या आएगा, एक नंबर आएगा, है ना, ऑब्वियसली एक नंबर आएगा। तो ये तो हो गया हमारा नंबर। और फंक्शन क्या है इसमें, एल लैग्रेंजियन हमारा हो गया फंक्शन। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं कि जो एस है, जो कि हमारा एक्शन है, जो हमारा एक्शन है वो इज अ फंक्शनल ऑफ फंक्शन लैग्रेंजियन, है ना। कर सकते हैं ना आराम से, ये ऐसे तो हम लिखते आ रहे हैं, नंबर को तो हम लिखते आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे तो हमने देखो फंक्शनल देख लिया कि क्या है, हमने वेरिएशन प्रिंसिपल का भी एक ही लिक्विड ड्रॉप का हमने एक एग्जांपल भी देख लिया कि मतलब ये क्या यूज़ है क्या नहीं है। चलो अब हम वापस आते हैं अपना जो हमारा टॉपिक है ना, वेरिएशनल प्रिंसिपल। अब हम वापस इस पर आते हैं। अभी तो हमने थोड़ा सा मतलब मैथमेटिक्स का मैंने बताया। देखो वेरिएशनल प्रिंसिपल, ठीक। अब देखो वेरिएशनल प्रिंसिपल में देखो ये जो है कंसेप्ट में बता दिया हूँ, इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स नॉट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो इसमें ना कुछ चीज़ें हम मैथमेटिक्स से फॉलो करेंगे। जैसे मैं एक बार यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ कि जैसे हमने थोड़ा मैं मतलब वो बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो जैसे हम फिज़िक्स में अभी हम वाई डॉट है तो इसे क्या लिखते थे, डी वाई बाई डी टी लिखते थे, है ना। तो मैंने बताया कि जो वाई डॉट है ना डी वाई बाई डी टी, मैंने पहले बताया कि ये केवल क्लासिकल मैकेनिक्स में है। जैसे मैं जी टी आर पढ़ रहा हूँ तो उसमें वाई डॉट का हम लिखेंगे डी वाई बाई डी सिग्मा, है ना, वो अलग हो गया। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में ना वाई डॉट को लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अलग अलग है। अब हम क्योंकि मैथ यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वाई डॉट का मतलब डी वाई बाई डी टी होगा, ठीक है। अब मैं आपको ना एक छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। देखो हिस्ट्री में क्या है ना, जो एक हमारा साइंटिस्ट था ना बर्नौली, बर्नौली, देखो बर्नौली ने ना एक प्रॉब्लम मतलब कि सबके सामने रखी। बर्नौली पोस्ट फॉलोइंग क्वेश्चन, बर्नौली ने एक क्वेश्चन रखा सबके सामने। देखो क्वेश्चन क्या था, देखो मैं अच्छे से बना देता हूँ एक बार। हाँ ये और ये देखो, एक सेकंड, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल, ठीक। और यहाँ पर मैं एक सेकंड में पाथ बना देता हूँ पहले, कुछ पाथ्स बना देता हूँ। इनिशियल से फाइनल एक पाथ, और एक पाथ हो गया हमारा ये, और एक पाथ हो गया हमारा ये, और एक पाथ हो गया हमारा मान लो ये, ठीक है। ये कुछ पाथ्स बना दिए। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ, और हाँ एक सेकेंड, और ये ग्रेविटी लग रही है यहाँ पे डाउनवर्ड ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो है ये पाथ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, ये 4 पाथ है। और ये जो सारे पाथ है ना ऑल आर स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस है। इससे क्या पता चलता है कि इसमें जो टोटल काइनेटिक वो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। इट मीन्स ऑब्वियसली बात है ना, टोटल एनर्जी जिसका हम यूज़ करेंगे, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, है ना, ये टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब देखो बर्नौली ने क्वेश्चन क्या पूछा था, बर्नौली ने कहा था कि भाई अगर हम यहाँ पर इनिशियल पे
यहाँ पे इनिशियल पे अगर हम एक बॉल रख देते हैं या एक पार्टिकल रख लेते हैं, तो जो पार्टिकल है वो इनिशियल से फाइनल पर जाने के लिए कौन सा पाथ चूज करेगा, जिससे जो टाइम मतलब वो कौन सा पाथ होगा जिससे उसे टाइम मिनिमम लगे। समझ रहे हो ना? वो इनिशियल से फाइनल जाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन चूज करेगा या एक पैराबोलिक टाइप यूज करेगा या एक साइक्लोइड पाथ चूज करेगा। वो कौन सा पाथ इन चार में से चूज करेगा जिससे उसे मिनिमम टाइम लगे। तो मैं लिख देता हूँ, उसने पूछा कि फॉर विच पाथ टाइम टेकन टू स्लाइड फ्रॉम initial point to final point will be minimum। उसने ये क्वेश्चन पूछा, तो ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन सोल्व किया था ऑयलर ने। दिस क्वेश्चन सोल्व्ड बाय ऑयलर। इसे यूलर नहीं बोलते, इसे ऑयलर बोलते हैं, ठीक है ना। और उसे सोल्व कैसे किया था? बाय डेवलपिंग वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो इसलिए ज़रूरी है वेरिएशनल प्रिंसिपल हमें पढ़ने। और जो ये प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, आपको शायद पता भी होगा। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ब्राचिस्टोक्रोन प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को इस नाम से बोलता हूँ। और इसकी आप ना यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो देख लोगे कि ये पाथ की एनिमेशन टाइप। लेकिन प्रूफ देखो मैं बता रहा हूँ, शायद प्रूफ ना मिल पाए, तो मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक। तो चलो अब करते हैं। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, सुनो। हम एक फंक्शनल डिफाइन करेंगे। देखो, मैं एक बार पूरी डेफिनेशन कराऊंगा। लेट्स डिफाइन अ फंक्शनल डिफाइन करेंगे जो कि है आई, और जो कि फंक्शन है एफ का। अब देखो मैं बताता हूँ ये कैसे डिफाइन होगा, देखो आप खुद बताओगे। देखो अगर मैं कोई फंक्शनल डिफाइन कर रहा हूँ, तो मान लो जैसे ये एक्शन है, अगर ये एक्शन को अगर मैं डिफाइन कर रहा हूँ एज अ फंक्शनल, तो एक्शन को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, और ये एल जो कि फंक्शन होगा किसी का। जैसे एल यहाँ पे फंक्शन टाइम का है, मैं पहले बताया, तभी तो ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है, टाइम का फंक्शन होगा, है ना। तो इसलिए कहता है एक्शन इज अ फंक्शन ऑफ लैग्रेंजियन विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझे ना? जो मैंने पहली लाइन जो लिखवाई थी, इट इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है। तो जैसे यहाँ पे जैसे 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 ये देखो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। देखो मैं एक बार ना, आप खुद बताओ। लेट अस डिफाइन अ फंक्शनल आई। हम एक आई को डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एफ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं देखो इसे एक बार लिख के बताता हूँ। देखो आई जो कि फंक्शनल है एफ का, और पाथ डिफाइन करेंगे एक्स आई टू एक्स एफ। एक पाथ डिफाइन कर लिया जो है ना, मतलब ये पाथ है ना, ये इनिशियल से फाइनल। तो यहाँ पे हमने पाथ डिफाइन कर दिया एक्स आई इक्वल टू एक्स एफ, और फंक्शन तो यहाँ पे सिंपल फंक्शन डी एक्स लिख देता मैं, है ना। तो आप यहाँ पे सिंपल कह देते कि आई इज अ फंक्शनल ऑफ अ फंक्शन एफ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम एक फंक्शन जो ये एफ है ना, इसको भी देखो हम ये भी एक का फंक्शन होगा। देखो एक्स आई से एक्स एफ जाएंगे, तो ये जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है? एक्स का, वाई का, और डी वाई बाई डी एक्स का। और डी एक्स के साथ ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि लिमिट एक्स में, ठीक है। तो अब हम क्या डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि आई इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन।
समझे ना, ये है फंक्शनल। तो आई एफ इज अ फंक्शनल ऑफ फंक्शन एफ और विच इज अ फंक्शन ऑफ दिस। तो पहली डेफिनेशन क्लियर होगी ना जो मैंने सबसे पहले लिखी थी कि इट इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन और इट मैप्स अ फंक्शन टू अ नंबर। तो यहाँ से आ जाएगा ना, इट मैप्स अ फंक्शन, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इट मैप्स अ फंक्शन टू अ नंबर, ये नंबर ही तो आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। अब देखो इसे सोल्व करते हैं, अब यही हमें बताएगा, है ना। देखो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ये कि एफ फंक्शन है तो एक्स आई एक्स एफ और ये फंक्शन है एक्स वाई, और मैंने बताया मैथमेटिक्स में डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं, वाई डॉट, तो हम इसे लिखेंगे वाई डॉट और ये हो गया आपका डी एक्स, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो, अब एक बात मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, वैसा पता सबको ही होगी पर फिर भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में बता देता हूँ। देखो हाँ, जब भी हम किसी फंक्शन का एक्सट्रीमम निकालते हैं, देखो फॉर अ फंक्शन टू बी एक्सट्रीमम, अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा एक्सट्रीमम मतलब, है ना। देखो एक्सट्रीमम मतलब होता है मैक्सिमा या मिनिमा निकालना, है ना। फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है और कहाँ पे मिनिमम हो रहा है, सबको पता है। मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम डेरिवेटिव करके इक्वल टू जीरो ही तो करते हैं। तो अगर इसका निकालना हो, कोई फंक्शन है यहाँ पे एफ फंक्शन है, उसका निकालना हो तो डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो जो यहाँ पे फंक्शन है वो एक्स का ही तो मतलब कि वो है, इसके साथ तो इंटीग्रेट हो रहा है। तो अगर हम इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालना चाह रहे हैं या फंक्शन का एक्सट्रीमम निकालना चाह रहे हैं तो डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, है ना, ऐसे तो पुट करेंगे। तो या हम इसे कह सकते हैं डी एफ इक्वल टू ज़ीरो। देखो हम ऐसे जब लिखते हैं ना तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट वेरिएशन, फर्स्ट वेरिएशन इसे हम बोलते हैं फर्स्ट वेरिएशन। ऐसे डी टू एफ बाई डी एक्स स्क्वायर फिर डी टू एफ इक्वल टू जीरो करेंगे तो उसे बोलते हैं सेकेंड वेरिएशन, ठीक है ना। तो हम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। देखो सिमिलरली सिमिलरली देखो हम एक्सट्रीमम क्यों निकाल रहे हैं ये आपको बाद में चलेगा, क्यों हम एक्सट्रीमम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें एक ऑयलर इक्वेशन निकलेगी और वो इक्वेशन इस ब्रांच स्टोक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, ठीक है ना। देखो सिमिलरली फॉर आई टू बी एक्सट्रीमम, देखो जो ये आई है इसको अगर हम एक्सट्रीमम, इसको हम एक्सट्रीमम कर रख पाएँ कि कहाँ पे ये जो फंक्शन है आई ये कहाँ पे मैक्सिमम होएगा, कहाँ पे मिनिमम होएगा, क्योंकि हमें मिनिमम निकालना है ना। हमें ये तो निकालना है कि ये जो आई जो फंक्शनल है इसका वो कहाँ पे मिनिमम टाइम देगा, क्योंकि देखो हम ना इस इक्वेशन को ना बाद में ऐसे लिखेंगे कि टाइम इक्वल्स टू इनिशियल टू फाइनल और यहाँ पे डी वी वो डी एस बाई डी एस बाई वी, मतलब कि आई टी का मैंने बता दिया ना, ऐसे निकालेंगे। देखो मैंने ऊपर बताया तो है टाइम का, देखो ये हमने बताया ना, हम बाद में इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। तो हमें मिनिमम टाइम निकालना है, तो मिनिमम कब निकलेगा, जब हम एक्सट्रीमम निकालेंगे, है ना। एक्सट्रीमम में मैक्सिमम मिनिमम दोनों आ जाती है ना, मैक्सिमा भी और आपकी मिनिमा भी। तो हमें मिनिमा चाहिए तो हमें इसका एक्सट्रीमम निकालना पड़ेगा, तो हम वही सोल्व कर रहे हैं लेकिन हम जनरल केस के लिए कर रहे हैं। अभी हम टाइम के लिए आगे करेंगे, तो हम देखो जनरल केस के लिए कर रहे हैं। देखो फॉर आई टू बी एक्सट्रीमम, तो यहाँ पे ना हम ये वाला डेल्टा यूज़ करते हैं ना, डेल्टा आई आप बुक में देखोगे तो डेल्टा आई बाय डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसा पुट करेंगे। तो फर्स्ट वेरिएशन कैसे निकलेगा, डेल्टा आई इक्वल टू ज़ीरो, इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट वेरिएशन, फर्स्ट वेरिएशन, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें आई तो पता है ना, ये दो आई को तो ये आई है ना, आई तो हमें पता है, ये पूरा पुट कर देंगे हम इस पे, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं, और जब हम पुट करेंगे तो देखो डेल्टा और आई कितना था, हमारा फंक्शन था और वो किसका था, एक्स कोमा वाई डॉट का, है ना। इतना तो सही है, और डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन इंटीग्रेशन भी था, इंटीग्रेशन कहाँ
कहाँ से कहाँ तक था, एक्स आई से एक्स एफ तक था इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, ये ना थोड़ा मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ना। फिजिक्स वाला होता तो इतनी तो कैलकुलेशन नहीं होती ना, तो इसलिए देखो मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, अगर हमारा कोई फंक्शन है, फंक्शन मानो एक्स वाई जेड का फंक्शन है एफ, तो अगर हमें डी एफ निकालना हो, डी एफ लिखना हो, तो डी एफ बहुतों को पता होगा, देखो कैसे लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, फिर प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई, फिर प्लस डेल एफ बाई डेल जेड इंटू डी जेड, ठीक है ना। तो हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। एक सेकेंड, हाँ, तो हम ना ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। एक सेकेंड, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, हाँ, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। तो जो ये डेल्टा एफ है, ये जो पार्ट है, हम इसको इसी की तरह करेंगे, इसकी तरह कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, तो अगर हम इसे एक्स आई से एक्स एफ लिखेंगे, तो देखो डेल्टा एफ की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वही पार्शियल डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल्टा एक्स, है ना, प्लस डेल एफ बाय डेल्टा वाई, और यहाँ पे डेल्टा वाई हो जाएगा, प्लस और डेल एफ बाय डेल वाई डॉट, क्योंकि वाई डॉट का है वो फंक्शन, है ना, ये वाई डॉट का है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वाई डॉट, ठीक है। और इसको ये अंदर ये है डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। अब यहाँ पे हम ये जो पुट कर देंगे, देखो ये जो वाई डॉट है, वाई डॉट क्या है आपका, डी वाई बाई डी एक्स है। तो अब इसको हम पुट कर देते हैं, मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ आपको। तो अब हम इसे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका एक्स आई टू एक्स एफ, और ये आ जाएगा डेल एफ बाय डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई और डेल्टा वाई, प्लस वही ऊपर वाला लिख रहा हूँ, बस वाई डॉट को पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे तो वाई डॉट ही लिखेंगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, यहाँ पे वाई डॉट की जगह हमने वो पुट कर दिया डेल डी वाई बाई डी एक्स, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो ये और यहाँ पे डेल्टा वाई डॉट था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में वाई डॉट का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एक बार मैं और देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ओके, ऑल डन, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे, सिंपल है। अब देखो, अब देखो, देखो एक चीज़ और मैं मैथमेटिक्स की बताता हूँ आपको। देखो इसमें ना थोड़ा मैथमेटिक्स चलता रहेगा, तो इसलिए मैं साइड बाय साइड आपको बताता जा रहा हूँ, है ना, जिससे कि आपको ना थोड़ा रिवाइज हो जाए। पता वैसे सबको ही है, पर थोड़ा रिवाइज हो जाए। देखो जब ना, देखो ये जो डेल्टा है, ये क्या है, ये जो चेंज है, ये चेंज है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो, या पैरामीटर स्लोप हो सकता है, पैरामीटर इंटरसेप्ट हो सकता है, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और लेकिन जो ये है आपका डी बाई डी एक्स है, ये क्या है, ये चेंज है विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर एक्स, है ना। ये पैरामीटर एक्स है, तो ये भी पैरामीटर है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे ये डेल बाई डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो ये जो क्वांटिटी है डी बाई डी एक्स को और डेल्टा को हम इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, पैरामीटर है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और डेल्टा वाई, ठीक है ना। हम ऐसे लिख देते हैं, ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, तो ये दोनों पैरामीटर होते हैं। तो हम यहाँ पर भी ना ये डेल्टा और डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसे ऐसे ही इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आई एक्स एफ डेल एफ बाय डेल एक्स, और ये डेल्टा एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डेल्टा वाई प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डॉट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी मतलब ये वही डेल में कर देंगे ना इसे, है ना, क्योंकि
वो तो अंदर था ना, इसलिए हम ऐसे कर रहे थे। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स और डेल्टा वाई, ठीक है ना। समझे ना कैसे हुआ, जो ये वाई के साथ हमने ये अंदर लिया और ये वाली टर्म को बाहर लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा वाई और यहाँ हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक। अब देखो, अब हम जो ये वाली क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है इसमें हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तो वो पता ही है ना, फिर भी चलो मैं बता ही देता हूँ, जो पूरी डेरिवेशन कर रहा हूँ। देखो यू डी वी हमें क्या देता है, यू वी माइनस वी डी यू, है ना। जो यू है पहले में यू को ऐसे ही लिखना है और डी वी को इंटीग्रेशन करना है तो वी बन जाएगा। फिर दूसरी वाली टर्म में वी को ये वाला वी सेम ऐसे लिखना है और डी यू करना है, मतलब कि यू का डेरिवेशन कह रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम ले लेते हैं, देखो जो ये वाली टर्म है इसको हम ले लेते हैं u, और जो ये वाली टर्म है ये हो जाएगी डी वी। डी वी का मतलब देखो ये है कि देखो जो ये डी है ये तो होगी ये वाली टर्म और v होगी ये वाली टर्म, है ना। तो डी वी ऐसे है। चलो अब हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। तो जब हम इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो ये आएगा आपका एक्स आई टू एक्स एफ, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल एफ बाय डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई और डेल्टा वाई। देखो ये वाली टर्म तो इतनी तो सेम लिखी है ना, ये तो सेम लिखे हैं। इंटीग्रेशन तो यहाँ बाय पार्ट्स हम यहाँ यूज़ करेंगे ना। तो चलो देखो करते हैं। अब हम इसको ना अलग ही निकाल लेते हैं, ये तो डी एक्स आ जाएगा ना, ये डी एक्स तो ये अलग ले लिया हमने इस टर्म को। अब हम इस टर्म को ना अलग करते हैं। मैं कलर दूसरा यूज़ कर लेता हूँ, चलो ऑरेंज यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए, जो अलग वाली क्वांटिटी है। देखो प्लस, अब यहाँ पर अब इंटीग्रेशन तो यू डी वी करना है पहले। तो यू को क्या है, यू को तो एज इट इज़ एज इट इज़ लिखना है। तो डेल एफ बाय डेल वाई डॉट करेंगे और यहाँ पे डेल्टा वाई हो जाएगा। ये तो, और ये तो मतलब डी वी को इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा वाई तो देगा। और हम यहाँ पे लिमिट भी इसकी लगा देते हैं। तो एक्स आई से एक्स एफ, ये तो लिमिट है। हाँ, ये ब्रैकेट ले लेते हैं एक, ठीक है। और यहाँ पे अब इसे हम एक्स आई टू एक्स एफ, है ना, ये वाला इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको मैं एक बार मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, रुको, थोड़ा ना कंफ्यूजिंग ना हो। हाँ, ये एक फॉर्मूला है अलग, ठीक है। तो इसको भी मैं एक बार, हाँ हाँ, ठीक है ना। और ये जो है इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक। एक सेकेंड बस, एक सेकेंड। और इसको यहाँ और इसको, एक सेकेंड, और ये ऐसे, ठीक है ना। अब देखो, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक्स आई टू एक्स एफ हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये वी को मतलब कि वही जो हमने यहाँ लिखा है वी, तो ये एज इट इज़ यहाँ आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा डेल्टा वाई आ जाएगा एज इट इज़, ठीक है। और यू को कर देना डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई डो, ठीक है। और ऑब्वियसली ये इंटीग्रेशन और तो यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा और ये इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है ना। इतना तो सही चल रहा है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे इसको, मतलब कि देखो ये वाली टर्म डी एक्स है और यहाँ पे भी डी एक्स है, तो कुछ चीज़ हम कॉमन ले लेंगे। देखो कैसे लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ना, एक्स आई टू एक्स एफ,
और यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई, और डेल्टा वाई तो इतना सेम है। अब यहाँ पर हम डी एक्स की वाली टर्म कॉमन ले लेंगे, है ना, क्योंकि देखो आप देखो ये वाला भी इंटीग्रेशन है एक्स आई टू एक्स और ये वाला भी एक्स आई टू एक्स एफ है ना। तो ये हाँ, तो ये इसमें तो हमने इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया ना, तो ये तो सीधा हमें लिमिट पुट करनी है, तो ऑब्वियसली हम ये वाली टर्म और डी एक्स यहाँ भी आ रहा है ना, तो हम इसको इसके साथ यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो ऑब्वियसली बात है। तो डेल एफ बाई डेल वाई डेल्टा वाई माइनस डेल बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई डॉट, ठीक, और यहाँ पे डेल्टा वाई, और ये हो जाएगा हमारा कॉमन डी एक्स, है ना, इतना तो सिंपल है। और प्लस ये वाली टर्म को हम एज इट इज़ लिख देंगे, तो यहाँ पे प्लस और ये आ जाएगा आपका डेल एफ बाय डेल वाई डॉट और डेल्टा वाई, और ये हमारा एक्स आई टू एक्स एफ, और ये हो जाएगी इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ये जो इक्वेशन आई है ना हमारी, ये जो इक्वेशन आई है ये ना बहुत मतलब कि यहाँ से ही हमारी ओलर इक्वेशन बनेगी। अब देखो कैसे बनेगी, अब देखो जो ये इक्वेशन है एक्स आई टू एक्स एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो कैसे बनेगी, यहाँ पे ना दो चीज़ हैं जो हमें नोटिस करनी है, दो चीज़ें जो हमें नोटिस करनी है। देखो कैसे, सबसे पहली बात कि जो हम ना डेल्टा एक्स में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम ना ही डेल्टा वाई में चेंज कर, देखो डेल्टा वाई, देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था ना, ये हमारा इनिशियल पाथ हो, ये इनिशियल है, ये फाइनल पॉइंट है, और यहाँ पे ये हमारे पाथ हैं, है ना, ये हमारे पाथ थे। तो ऑब्वियसली जैसे स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करें तो इसकी स्ट्रेट लाइन की कुछ इक्वेशन ऐसी होगी एम एक्स प्लस सी। तो अब इनिशियल पाथ से यहाँ से जब कोई पार्टिकल, जब कोई यहाँ से पार्टिकल जाएगा इस पाथ पे, तो उसका ऑब्वियसली एक्स और वाई तो चेंज करेगा ना, एक्स और वाई तो हमारा वेरिएबल ही है ना, ये तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये तो हमारे चेंज करेंगे। तो जब भी हमें पाथ डिफाइन करना हो, जब भी हमें पाथ डिफाइन करना होता है ना, तो हम कभी भी वेरिएबल्स को, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना, हम उन्हें चेंज नहीं करते हैं। तो पाथ डिफाइन करने के लिए हम चेंज क्या करते हैं, हम करते हैं ऐसे स्लोप, हम पैरामीटर को चेंज करते हैं, जैसे स्लोप हो गया, है ना, जैसे आपका स्लोप हो गया, जैसे आपका इंटरसेप्ट हो गया, है ना, हम इन चीज़ों को डिफाइन, इन चीज़ों को चेंज करते हैं पाथ को पाथ को पता लगाने के लिए, है ना। तो अब देखो, तो हम डेल्टा एक्स तो हम कह सकते हैं ना कि हम जैसे हम आई, जैसे देखो हाँ पाथ एक्स एंड वाई आर वेर, हाँ ऑब्वियसली हम एक्स और वाई को चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम एक्स और वाई को चेंज नहीं करेंगे, तो डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, और ऐसे ही आपका डेल्टा वाई भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स और वाई में चेंज नहीं कर रहे, हम केवल चेंज करेंगे किसमें, एम में चेंज कर रहे हैं, है ना, स्लोप में चेंज करेंगे। तो ये सब इक्वेशन थे, इनका कुछ स्लोप होगा या कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ इंटरसेप्ट होगा, ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन का बताया, इसमें कुछ स्लोप होगा एम। तो पहला तो हमें पता चल गया, देखो मैं यहाँ से अगर लिख दूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो पहली चीज़ तो हमें पता चल गई कि डेल्टा एक्स इक्वल टू ज़ीरो है एंड डेल्टा वाई हमारा ज़ीरो है, ठीक है। तो अब देखो दूसरी चीज़, जब हम स्लोप चेंज करेंगे ना, जैसे ये एम, जब हम एम को चेंज करेंगे, तो जब हम एम को चेंज करेंगे ना, तो देयर इज़ नो चेंज इन एक्स, जब एम को चेंज करेंगे तो देयर इज़ नो चेंज इन एक्स, है ना, जब भी देखो, जब भी हम स्लोप चेंज करते हैं ना, तो वाई में चेंज होता है, वी कैन से दैट देयर ऑब्वियसली यहाँ पे इनिशियल फाइनल पॉइंट एंड फिगर विच आर फिक्स्ड, हाँ हाँ हाँ, तो इक्वेशन ऑफ बजट इनिशियल फाइनल पॉइंट इट, हाँ एक सेकेंड, तो जब भी हम देखो स्लोप को चेंज करते हैं ना, तो एक्स में तो देखो, एक्स में तो यहाँ से डेल्टा एक्स
इक्वल टू जीरो है, चेंज इन एक्स जीरो है, और डेल्टा वाई भी यहाँ पे जीरो। को ये ना देखो समझने की चीज़ है थोड़ी ना, मैं यहाँ पे इसलिए टाइम लगा रहा हूँ। देखो जब भी हम स्लोप को चेंज करते हैं ना, देखो यहाँ पे ना एक चीज़ तो हमें पहली बात देखो समझने की ये है कि एक तो यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट ना हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा कोइंसाइड कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड है, ये हर पाथ के लिए फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं बता नहीं पा रहा, पर कहने का मतलब ये है कि देर इज़ इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, ये जो फिगर है इसमें, और विच आर फिक्स्ड, ठीक है, इनिशियल फाइनल पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड है। तो इक्वेशंस आर मर्ज, हाँ तो सब जो भी पाथ रहेंगे, ये जो अलग अलग पाथ हैं, ये पाथ 1 है, 2 है, 3 है, तो ये जो इक्वेशन जो रहेंगे ना इन पाथ की, जैसे ये पहला पाथ स्ट्रेट लाइन है तो इसकी इक्वेशन ये है, तो ये जो पाथ है तो इनकी जो इक्वेशन रहेगी इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर मतलब कि कोइंसाइड करेगी, है ना, मर्ज कर जाएगी एट इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो इट मीन्स दैट देयर इज नो चेंज एट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है ना। तो इसका मतलब जब x इज इक्वल टू एक्स आई होगा और x इज इक्वल टू एक्स एफ होगा, तो वहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है, देखो मैं एक बार और मैं बता दूँ, देखो जो जब हम स्लोप चेंज करते हैं तो x में चेंज नहीं होता है, जब हम स्लोप चेंज करते हैं ना तो देयर इज चेंज इन y में चेंज होता है, देखो हमेशा जब भी हम स्लोप चेंज करते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा y है वो पूरा ज़ीरो नहीं होगा, वो कुछ कुछ पॉइंट पे ज़ीरो होगा। जैसे डेल्टा y, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि डेल्टा y जो है हमारा वो x इक्वल टू एक्स आई पे ज़ीरो होगा, क्योंकि x इक्वल टू एक्स आई पे सारे पाथ की जो इक्वेशन है वो कोइंसाइड करेगी। सिमिलरली डेल्टा y x इक्वल्स टू एक्स एफ पर ज़ीरो होगा, है ना। डेल्टा x तो तुम आपका हर जगह ज़ीरो है, हर जगह ज़ीरो है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन डेल्टा y में चेंज तो होगा जब जब हम पाथ से नीचे यहाँ जा रहे हैं तो स्लोप तो चेंज हो रहा है ना, इसका स्लोप अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो यहाँ पे y तो चेंज हो रहा है, यहाँ पे y चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इनिशियल फाइनल पॉइंट पे तो आपका y सेम रहेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा। तो यहाँ से मैं पूरा जो मतलब मैं यहाँ पे बोला हूँ तो इसको मैं इन शॉर्ट लिख सकता हूँ कि हाँ एक सेकेंड, हाँ कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि x इज़ नॉट वेरीड, x वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ तो नोट्स भी बन जाएंगे आपके, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू वेरी पाथ, पाथ को वेरी करने के लिए जो हमारी स्टार्टिंग में ब्राच-स्टोक्स जो इक्वेशन थी उसमें कौन कौन से पाथ थे, उसमें थे पाथ 1 था, 2 था, 3 था और 4 था, है ना, 4 पाथ हमने ले रखे थे। तो टू वेरी पाथ वी हैव टू वेरी पैरामीटर ऑफ इक्वेशन, इन सब पाथ की कुछ इक्वेशन होगी, तो वी वेरी अ पैरामीटर ऑफ इक्वेशंस, जो पाथ की इक्वेशंस होगी। तो यहाँ से हमारी दो चीज़ पता चली, पहली तो x इज़ नॉट वेरी, x वेरी नहीं कर रहा, जिससे हमें पता चला कि डेल्टा x जो कि डेल्टा x इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। और हमें एक चीज़ और पता चली कि जब हम स्लोप चेंज करते हैं या पैरामीटर चेंज करते हैं तो y वेरी करता है, y वेरी करेगा तो हमारा क्या बोलते हैं, लेकिन y वेरी तो करेगा लेकिन इनिशियल फाइनल पॉइंट में तो सारी इक्वेशन की सारी जो इक्वेशन है वो कोइंसाइड कर रही है, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सारे पाथ का कोइंसाइड कर रहा है ना। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में या फिर हम कह सकते हैं सारे पाथ की इक्वेशन मर्ज कर रही है, तो हम कह सकते हैं जो डेल्टा y है ना वो भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जीरो रहेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पर ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ कोइंसाइड, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि जो आपका डेल्टा y होगा x इक्वल्स टू एक्स आई पे वो ज़ीरो है, एंड और जो डेल्टा y होगा
x इक्वल्स टू एक्स एफ पे वो 0 रहेगा, ठीक है ना। तो हमें इससे ये पता चल गया। अब बस हम यही इन्हीं दो को एक इसे और एक इसे, इन दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। देखो यहाँ पे पुट करेंगे ना ये वाली इक्वेशन में। अब देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स है पूरा 0 हो जाएगा, है ना, और डेल्टा एक्स जहाँ भी है पूरा 0। लेकिन देखो ये डेल्टा वाई, देखो ये डेल्टा वाई, जब हम ये एक्स एफ और एक्स वाई आई की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स आई पे भी एक्स आई पे भी 0 होगा, एक्स एफ पे भी 0 होगा, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 और ये वाली पूरी क्वांटिटी 0। तो हमारी बचेगी ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स आई और एक्स एफ पहले इंटीग्रेशन करेंगे फिर सोल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली टर्म 0 नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ उस वाली इक्वेशन से जब हम इन दोनों को पुट करेंगे, तो देखो मैं लिख देता हूँ, चलो एक्स आई एक्स एफ से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो डेल एफ बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई और डेल एफ बाई डेल वाई, ये मैं ऊपर वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि मैं यहाँ पे एक बार बता दूँ वाई डॉट, और ये हो गया डी एक्स और प्लस, और ये तो हो गया डेल है ना, ये डेल है, डेल एफ बाई पार्शियल डेल डेल वाई डॉट, और यहाँ पे डेल्टा वाई, और यहाँ पे एक्स आई और एक्स एफ इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो डेल्टा सॉरी, ये डेल्टा एक्स है, ये तो 0 हो जाएगा, और ये वाली क्वांटिटी 0 होगी क्योंकि डेल्टा वाई एक्स आई और एक्स एफ पे 0 है। तो हमारा केवल ये क्वांटिटी बची, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स आई टू एक्स एफ। ये हम सारे पाथ के, देखो मैंने जो क्वेश्चन बोला ना 4 पाथ के लिए, वो 4 पाथ नहीं, ये जनरल केस बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये पूरा जनरल केस चल रहा है। यहाँ पे चाहे 10 पाथ हो, इनफाइनाइट पाथ हो, ये सब पाथ के लिए हमारा ये इंटीग्रेशन आया है। देखो किसी भी पाथ की हमें इक्वेशन बतानी है तो देखो हमारा ये आएगा, देखो डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई डॉट, और यहाँ पे डेल्टा वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारा ये आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन बहुत कुछ बताती है। ये इक्वेशन हमें बताती है, देखो क्या, फॉर ऑल पाथ दिस, फॉर ऑल पाथ्स, सारे पाथ्स के लिए जनरल केसेस, फॉर ऑल पाथ ये इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन इज ऑलवेज 0। सब पाथ के लिए, हम किसी भी पाथ का, ये ऐसे कोई पाथ दे रखा है तो इस पाथ का भी अगर हमें हम जब ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे ना तो ये 0 ही देगा। तो अब ना, अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ये सारे पाथ के लिए देखो, जैसे हम ये मैथमेटिक्स का पार्ट है ना, थोड़ा सा मैं आपको रिलेट कर देता हूँ। जैसे आपका जैसे हम फिजिक्स में भी करते हैं, देखो फिजिक्स में भी करते हैं, जैसे वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर है, जब ये 0 होता है तो हम कहते हैं बी इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल पाथ के लिए, मतलब फॉर ऑल पाथ तो नहीं कहना चाहिए, पर हर केस में इन जनरल बी 0 रहेगा हर केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर कोई पाथ नहीं डिफाइंड है। जब पाथ डिफाइंड नहीं होता ना तो ये वाली टर्म 0 होती है फॉर ऑल के लिए, हर केस के लिए। ये तो हो गया पहला। लेकिन अगर हमने देखो क्लोज इंटीग्रेशन कर दिया, एक पाथ डिफाइन कर दिया, तो अगर हम यहाँ पे डी एल करते हैं ना तो ये जो बी है इज़ नॉट इक्वल टू 0 होएगा, ये 0 नहीं होगा, बस ये 0 नहीं होगा, दिस मतलब ये इक्वल टू, कहने का मतलब ये है ये इक्वल टू 0 तो होगा लेकिन केवल क्लोज्ड पाथ के लिए, है ना। ये जो बी है ये इक्वल टू 0 तो होगा, पर केवल यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर क्लोज्ड पाथ के लिए, ठीक है ना। ऊपर वाले पाथ डिफाइन नहीं करा इसमें, तो इसका मतलब ये ऑल पाथ के लिए है, इन जनरल है। तो ऐसे ही
जो हम ये कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ये भी ऑल पाथ के लिए इन जनरल केस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, समझे? ये वाली क्वांटिटी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर, हमारा क्वेश्चन क्या था, आई को एक्सट्रीमम करना था हमें, ठीक है? आई इज एक्सट्रीमम इफ डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डेल बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई डॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगा ऐसे। और इस इक्वेशन को तुम सबको पता है, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑयलर इक्वेशन, ठीक है ना? इसे हम बोलते हैं ऑयलर इक्वेशन। ये वेरिएशनल प्रिंसिपल से आया, मैंने देखो पूरी डेफिनेशन, पूरी डेरिवेशन कराई है, ठीक है? अब देखो अगर हम जनरल केस कर दें, अभी तो हमने जो फंक्शन लिया था, मतलब कि हमने ऐसे लिया था ना, आई इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन एफ एक्स है, वाई है और वाई डॉट है डी एक्स है, केवल ऐसे। अगर हम यहाँ पे और भी क्वांटिटी ले लें, ये और भी किसी का फंक्शन बना लेते, देखो कैसे बताता हूँ। देखो अगर हम यहाँ पे ऐसे करें कि इन जनरल, हम एक जनरल केस ले लेते हैं जहाँ पे ये मतलब ये हम ऐसे कह सकते हैं कि इसे और अच्छे टर्म से कह सकते हैं, देखो इसे हम कह सकते हैं नाउ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑयलर इक्वेशन, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ऑयलर इक्वेशन। अब हम यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म देख रहे हैं, ठीक है? अब देखो जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या करना है, सॉरी मुझे थोड़ी खांसी हो रही है। देखो इफ फंक्शनल जो हमारा आई था, फंक्शनल जो कि हमारा, मैं थोड़ी राइटिंग, थोड़ा सही से लिखता हूँ। देखो इफ ए फंक्शनल जो कि हमारा आई था इज, अगर हमारा कोई फंक्शनल ऐसे हो ना कि एक्स आई से एक्स एफ है और यहाँ पे फंक्शन, और ये एक्स का है वाई है, वाई डॉट है, और यहाँ पे हम एक और का भी ले रहे हैं वाई डबल डॉट, ठीक है? अब हम ऐसे करते हैं एक्स आई से एक्स आई, और वही हम सेम पाथ मतलब कि ऐसे यहाँ से यहाँ ले रहे हैं, और ये हो गया इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, और ये और पाथ है यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट पे हमें पता है कि डेल्टा वाई ज़ीरो होता है, और इस पॉइंट पे भी फाइनल पॉइंट पे भी हमें पता है डेल्टा वाई ज़ीरो होता है, और ऑल केस में डेल्टा एक्स ज़ीरो होता है ना, ऑल केस में। तो अगर हम इसको लेकर सोल्व करें, और हम सिमिलरली पुराने मतलब जो हमने ऊपर करा उसी तरह करें, फॉर आई टू बी एक्सट्रीमम, वही मैक्सिमम मिनिमम अगर हमें निकालना तो वही डेल्टा आई इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा फर्स्ट वेरिएशन, है ना? फर्स्ट वेरिएशन हो जाएगा। और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यह आ जाएगा आपका डेल एफ बाई डेल वाई और डेल्टा वाई, और प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डॉट, और यहाँ पे डेल्टा वाई डॉट प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डबल डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे डेल्टा वाई डबल डॉट, और यहाँ पे डेल एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे या पता ही है, देखो वाई डॉट क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है ना? डी वाई बाई डी एक्स होता है, और तो वाई डबल डॉट क्या होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, है ना? बस यहाँ पे ये हम पुट कर देंगे तो ये आएगा, तो हम कह सकते हैं सो, तो हाँ, जब हम ये वाई डॉट ये है, वाई डबल डॉट ये है, तो यहाँ से डेल वाई डॉट क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स डेल्टा वाई हो जाएगा, है ना? और यहाँ पे, और ऐसी सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा वाई डबल डॉट इज इक्वल टू डेल स्क्वायर बाई डेल वाई, वही जो हम अभी पुराने किया ना, बिल्कुल वही है, ये हमने पुराना डेरिवेशन में किया तो था,
जो हमने इंटरचेंज करा था ये वही तो है शायद। एक सेकंड में ये थोड़ा सा नोट्स में से देख लिया था। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये हमने करा तो है कि डेल, मतलब जो हमने इंटरचेंज किया था ये वही वाला पार्ट है ना। तो फिर हमारा क्या आएगा यहाँ पे, डेल एफ बाई डेल वाई और डेल्टा वाई प्लस डेल, अगर डाउट हो ना इसमें तो आप कमेंट में लिख देना, मैं इसको भी सोल्व करा दूँगा। ये तो थोड़ा वीडियो लंबी हो गई तो मैं इसे थोड़ा नोट्स में से देख के बना रहा हूँ, है ना। डेल एफ बाई डेल वाई डॉट, जिससे कि आपको और फंक्शन के लिए भी पता चले कि अगर ये वहाँ वाई डबल डॉट आ जाए तो क्या होगा। यहाँ पे डेल्टा एस और यहाँ पे डेल्टा वाई प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डबल डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे डेल स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर और डेल्टा वाई, और यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या यूज़ बाय, यह को एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दोनों जगह हम क्या करेंगे, वही इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। वहाँ पे तो एक जगह था, यहाँ पे दो जगह है ना। इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे, तो जब हम इसे इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे तो जो हमारा आएगा ना, हमारा यह आएगा डेल्टा एफ बाय डेल वाई माइनस डेल बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई डॉट प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल एफ बाय डेल वाई डबल डॉट, और यहाँ पे डेल्टा वाई और डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। हाँ बोलो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, तो वही बी डॉट डी एल इक्वल टू ज़ीरो भी जो मैंने अभी ऊपर करके दिखाया, तो इसी तरीके से ये ना इंटीग्रेशन में है हमारा, ये इंटीग्रेशन में तो था शायद, हाँ ये इंटीग्रेशन में था हमारा एक्स आई टू एक्स एफ, ठीक है। तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और जब ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी तो मैं ब्लू से लिख देता हूँ, तो हमारा जो आएगा ना वो आएगा डेल एफ, एक सेकेंड ये थोड़ा, हाँ तो ये जो इंटीग्रेशन में आएगा ना ये आएगा डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे डेल एफ बाय डेल वाई डॉट प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर और डेल एफ बाय डेल वाई डबल डॉट और इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आ जाएगा। और इसको ही भी हम वही बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे ऑयलर इक्वेशन, ऑयलर इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम एक नोट में लिख सकते हैं, हम नोट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ऑयलर इक्वेशन होती है ना, ऑयलर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कंडीशन फॉर अ फंक्शनल टू बी एक्सट्रीम। ऑब्वियस स्टेटमेंट है ना ये, तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फॉर अ फंक्शनल टू बी, और अगर हम यहाँ पे मतलब ये है, जैसे हम बढ़ाते रहेंगे, जैसे हम यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर हमारा फंक्शनल है ना वो ऐसे हो एक्स आई टू एक्स एफ, और ये फंक्शन जो है ये किसका है, एक्स का है, वाई का है, वाई डॉट का है, वाई डबल डॉट हो गया, फिर यहाँ पे वाई ट्रिपल डॉट हो गया, है ना, और डी एक्स हो गया। तो इसकी जो ऑयलर इक्वेशन निकलेगी ना, जो इसकी ऑयलर इक्वेशन निकलेगी वो निकलेगी डेल एफ बाय डेल वाई माइनस डेल बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई डॉट प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ डेल एफ बाय डेल वाई डबल डॉट माइनस डेल क्यूब बाय डेल एक्स क्यूब और डेल एफ बाय डेल वाई ट्रिपल डॉट इक्वल टू ज़ीरो। बस ऐसे ही हम करते जाएंगे सब केसेस के लिए, ठीक है ना, ऐसे ही हम सो ऑन, ठीक है ना, हम सब केसेस के लिए करते जाएंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरी वो
हो रहा है नहीं हो रहा है? 1 घंटे की हो चुकी है। चलो मैं इसे वेरिएशनल प्रिंसिपल स्टॉप कर दूँ या अगली वीडियो में? हाँ चलो, इतना मैं स्टॉप करता हूँ। मैं अगले में, ये हमारा वेरिएशन प्रिंसिपल हमें पता चल चुका है, ठीक है ना। मैं अगली वीडियो में बताता हूँ और फिर लंबी हो जाएगी। ओके बाय।